हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में मेरी एक्टिविटी देखी थी किसकी, हेलो एल्केन्स की टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब हम क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, मेरे पास एक ऐसा होता है CHHH और यहाँ पर क्या लगा होता है, सपोज Cl लगा है, ठीक है, और एक मेरे पास C के ये तीन तरफ क्या लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है भैया। तो एक OH नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है, ऐसे पीछे आकर के अटैक करेगा ना, पीछे से, बोलो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी पीछे से ही अटैक करेगा, बोलो। तो कहाँ पे पीछे से अटैक करने में कार्बन पर हिंड्रेंस ज्यादा फेस करेगा, यहाँ छोटे H ग्रुप है या जहाँ बड़े इथाइल ग्रुप है, यहाँ ज्यादा हिंड्रेंस फेस करेगा, तो इसको आने में ना काफी दिक्कत होगी। तो जैसे कि SN1 3 डिग्री में फास्टर हुआ करता था क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता था, ठीक है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा, डायरेक्ट जाके इस पर अटैक कर रहा है। तो जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप है वहां तो इजीली अटैक कर पा रहा है, लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, कौन से बड़े बड़े, ये आपके CH3 बड़े बड़े ग्रुप है, तो अगर ये बड़े बड़े ग्रुप लगा देंगे तो क्या ये बेचारा इधर जाके अटैक कर पाएगा, नहीं। तो 3 डिग्री में रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गया इन SN2 रिएक्शन, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गया, रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन क्या हो गया गाइस, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। जल्दी लिखो इसे। तो भाई आप लोगों ने क्या देखा, SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, 1 डिग्री, और SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री। SN1 में जस्ट इसका उल्टा होता है, 1 डिग्री बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री बाद 3 डिग्री। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि OH नेगेटिव कहाँ दिक्कत से अप्रोच कर रहा है, जहाँ दिक्कत से अप्रोच कर रहा है वहां पर कम रिएक्टिविटी होगी, और यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखा करता था। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ डिग्री ऑफ हैलोएल्केन will be same। जैसे क्वेश्चन ये आता है कि एक ये दे रखा है CH3Cl और एक आता है CH3I। तो चेक करना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाहे SN1 का ऑर्डर बता दो चाहे SN2 का। एक तो मैंने डिग्री के बेसिस पे तो चेक कर लिया कि डिग्री के बेसिस पर ये आंसर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ पे SN1 या SN2 किस में फास्टर होगी बताओ, तो डिग्री तो दोनों की बराबर है। अरे बाप रे भाई, डिग्री दोनों की बराबर है, तो अब कैसे बताएगा। अब चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप इजीली छोड़ के जाता है। अरे बोल लो भाई, कौन सा ग्रुप इजीली छोड़ के जाता है। तो चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, यहाँ पे सेम चीज है भाई। यहाँ पे SN1 SN2 में डिग्री का फर्क पड़ रहा था, अब यहाँ पे डिग्री सेम है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो छोड़ के जल्दी जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, आपको पता है 17 ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होते हैं। बोलो भाई, नीचे जाते जाते साइज बड़ा होता जाता है। अरे बोलो, साइज बड़ा हो रहा है मतलब मैं कह रहा हूँ बड़प्पन ज्यादा है, ठीक है। क्या है, देख, कम लेगा ज्यादा लेगा छोड़ दो, यहाँ ध्यान दे। जैसे मान लो एक इंसान है, वो दूसरे इंसान से कह रहा है मेरे को डाइवोर्स चाहिए, क्यों भाई, मैं दूसरी शादी करूंगा, ठीक है। अब अगर दूसरा बंदा ये कहता है ठीक है भाई जा कर ले, अब जाते हुए को कौन रोक सकता है। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो बड़प्पन दिखाते हैं कि ठीक है भाई तू जा, तुझे जो करना है कर ले, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम दे के दिखा डाइवोर्स, हम भी देखते हैं कैसे करें दूसरी। तो ये लोग तो भाई साहब, ये तो इनसे डाइवोर्स लेना मुश्किल है, देख के दिखा तू डाइवोर्स में, बताओ तेरे को पूरी जिंदगी कोर्ट में घसीट दो। अरे बात तो दो तरह के लोग, ये छोटी हरकत है भाई, नहीं करनी चाहिए। कोई जा रहा है जाने दो। यहाँ पर ध्यान दो, फ्लोरीन छोटा है, ये ऐसी हरकतें करेगा, और आयोडीन क्या है, बड़प्पन है इसमें, तुम्हें जाना है जाओ। तो याद रखना, नीचे जाते जाते क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इसका बड़प्पन भी बढ़ रहा है। आप किसी और के साथ अटैच होना चाहते हो जाओ, मैं चला जाऊंगा,
ठीक है भैया। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मिथाइल क्लोराइड की या मिथाइल आयोडाइड की? मिथाइल आयोडाइड की। ये बात समझ आई है? नहीं, Cl इजीली नहीं जाएगा छोड़ करके। कौन इजीली जाएगा? आयोडीन इजीली छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि इसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी मतलब लीविंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। भाई इसने कहा मेरे को डाइवोर्स चाहिए, अगर इसने कहा मैं नहीं देता, जा कर ले जो करना है, समझ रहे हो? तो ये अलग जल्दी हो नहीं पाएगा, कोर्ट वोट के चक्कर लगते रहेंगे, लेकिन अलग नहीं हो पाएगा भाई। डाइवोर्स मिलना इतना इजी नहीं होता, समझ रहे हो? कहीं तुम सोचो फोन उठाना बंद कर दूंगा, होलिया खाना, ऐसा नहीं होता। तो अगर इस बंदे ने अड़ंगी डाल दी तो भाई दिक्कत पड़ जाएगी, समझ रहे हो? आप नहीं समझ रहे? तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कैसे याद रखना है कौन ग्रुप इजीली छोड़ के चला जाएगा। नीचे जाते जाते साइज बड़ा हुआ, बड़ापन बढ़ गया, और बड़ा आदमी क्या करता है, इन सब के फालतू लफड़ों में नहीं फंसता। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हैलो एल्केन्स में अगर डिग्री सेम है तो क्या काम करता है उसका साइज, तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? एल्काइल फ्लोराइड से ज्यादा किसकी होती है? एल्काइल क्लोराइड्स की। उससे ज्यादा किसकी होती है? एल्काइल ब्रोमाइड्स की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाँ, ये ऑर्डर तब लगेगा व्हेन डिग्री विल बी will be same. Is that clear? Yes. लिख ले भैया, जल्दी लिखे से। अब का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? आइसोमर्स, ठीक है? आइसोमर्स क्या होता है ये बात समझना। जैसे कि जब आप 10th क्लास में थे तो आपको पेंटेन के आइसोमर बताए थे C5H12 के। कौन कौन से? एक बताया था N पेंटेन, एक बताया था 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक बताया था 2 डाइमिथाइल। अरे समझ रहे हो? उनका क्या था? उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका क्या था? C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग था ना। अरे बोल लो भाई। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर हाँ, इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर सबसे पहले दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर। नेक्स्ट क्या आता है आपका? नेक्स्ट आता है आपका स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, ठीक है भैया? स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक और नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। आइसोमर और स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमर ना कुछ फर्दर टाइप्स के होते हैं, ठीक है? जितने भी होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। फिलहाल मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है? मॉलिक्यूलर, यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा। एक टर्म यूज करूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं MF लिखूंगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जैसे पेंटेन में C5 होते हैं और H12 होते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब स्ट्रक्चर बना देते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो एक और टर्म MF ये यूज करूंगा। एक और होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको क्या यूज करूंगा मैं? SF। अरे बोल लो भाई। और एक और टर्म यूज करूंगा स्पेस अरेंजमेंट। अबे यार ये टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए हो गई? मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए। ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए हो गई? स्पेस अरेंजमेंट के लिए। बड़े बड़े वर्ड है ना, स्पेस अरेंजमेंट। इसको बोलूंगा SA, ठीक है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। डिफरेंट होने का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है, पता है ये जो स्ट्रक्चर, अगर मान लो रास्ते में 2 लोग जा रहे हैं, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, और पीछे से इस बंदे ने आवाज मारी, ओए राहुल, ये भी मुड़ के देख रहा है, ये भी मुड़ के देख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों का नाम
राहुल है, तो ये जैसे ही मुड़ा राहुल, वो कहेगा ओए तुम ही राहुल। तो राहुल नाम होने से कुछ सेम हुआ क्या? भाई तू अलग है मैं अलग हूँ, बस एक नाम ही तो सेम है, हमारे बाकी कोई गुण नहीं मिलते, बस नाम एक बाय मिस्टेक सेम, समझ रहे हो? तो एक कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है, अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर में टोटल, यार तुम्हें पता है ना कंपाउंड के फीचर्स होते हैं, यहाँ पर दोनों का सिर्फ क्या मैच हुआ? नाम, इसके अलावा कुछ मैच हुआ? समझ रहे हो? तो जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, अगर मान लो टोटल 36 गुण होते हैं दो आइसोमर्स के, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने आइसोमर होते हैं ना, इसमें क्या होता है, एक गुण बस सेम होता है, बाकी 35 गुण क्या होते हैं? डिफरेंट। कौन सा गुण सेम था यहाँ पर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका सेम होता है भाई, उनका बस एक सेम था यहाँ पे दो बंदों का, कि नाम सेम है। समझ रहे हो? तो दो ऐसे कंपाउंड जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, उनका क्या सेम है? सिर्फ एक गुण सेम होता है, बाकी कुछ सेम लेकिन वही अगर मैं स्टीरियो आइसोमर की बात करूं, स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर। लास्ट ईयर मैंने आपको ये बताया था कि ऑप्टिकल हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है। क्या? यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम। हाँ, क्या अलग होता है? स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब स्पेस अरेंजमेंट किसे कहते हैं? स्पेस अरेंजमेंट कहते हैं, जैसे मान करके चलो मैं आपको एक कंपाउंड बोलूं कि ब्यूट 2ईन बनाओ, ब्यूट 2ईन, तो तुम बनाओगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यही बनाओगे। मैं कहूंगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8, तुम कहोगे हाँ भाई है। अब तुमने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया, तुम्हें लगता है ये एक अकेला मॉलिक्यूल है, ये अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, इसके दो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? एक ये करता है C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और इधर क्या? चेक कर CH3 डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है या नहीं है? एक और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ H। तुम्हें ये लग रहा होगा कि तूने क्या किया है? तूने कुछ नहीं किया। तूने देख भैया, जो डबल बॉन्ड यहाँ है, जो सिंगल बॉन्ड यहाँ है, वही सब इसमें है। फर्क क्या है? इनके स्पेस अरेंजमेंट में। यहाँ पे दोनों CH3 सेम साइड है, जबकि यहाँ पर दोनों CH3 अलग साइड। तुम कहोगे अच्छा इन्हें घुमा दे, अरे बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? घुमा दे भैया, ठीक है? सोच करके देखो, मान लो ये मेरे हाथ दो कार्बन है, एक ग्रुप ऊपर CH3 लगा है और नीचे क्या लगे हैं? HH। बोलो भाई, तो अगर मैं यूं घुमाना चाहूं तो ये डबल बॉन्ड घूमने देगा? नहीं। अगर सिंगल होता घूम जाता। यही बात समझ? तो तुम्हें ये लग रहा है कि ये वाला ग्रुप, ये कार्बन ऐसे घूम जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप कहो कि ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो सकता है और दोनों ये सेम है, ऐसा नहीं है। हाँ, जहां पर डबल बॉन्ड के सेम साइड पे सेम ग्रुप लगे होते हैं वो सिस आइसोमर होता है, और ये वाला आइसोमर कौन सा होता है? ट्रांस। तो मैंने माना कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, इसका भी C4H8 और इसका भी C4H। मैंने ये भी माना स्ट्रक्चर भी सेम है, जितने डबल बॉन्ड इसमें है, जितने जो चेन इसमें है वही चेन इसमें भी है, लेकिन स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो फर्क है। मान लो एक इंसान हो, उसका एक हाथ यहाँ ना लग के यहाँ लगा हो, तो स्पेस में अरेंजमेंट ही तो अलग हुआ। यही बात समझ? अच्छा थोड़े दिखेगा। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि ये वाला मामला क्या है, आप अगर कहो कि ये ऐसे रोटेट कर जाएंगे, which is not possible। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अरे डबल बॉन्ड अगर ऐसे है तो ये कहाँ से रोटेट कर जाएंगे? ये रोटेट करेंगे, टूट नहीं जाएगा डबल बॉन्ड। ये कितना, ये ले ऐसे टूट गया। और वही अगर सिंगल होता तो घुमा ले, जितना घुमाना है घुमा ले। बोल भाई, यही बात समझ? तो
मैं ये जानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में एमएफ सेम था, एसएफ डिफरेंट था, तो क्योंकि ज्यादा सिमिलैरिटी थी ही नहीं तो इसके ज्यादा गुण मैच ही नहीं हो रहे थे। यहाँ पे तो ठीक ठाक गुण मैच होंगे, क्यों? क्योंकि इनमें एमएफ सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर पता है क्या होता है, अगर टोटल 36 गुण है तो 25 सेम है, मात्र 11 डिफरेंट है, समझ रहे हो? तो ये दो कंपाउंड काफी सिमिलर है ना, इसको हम बोलते हैं सिस ब्यूट 2इन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस ब्यूट 2इन। अरे बोल लो भाई। तो ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक चीज मैच नहीं करती, इनकी बहुत सारी चीजें मैच करती है। ओए तेरा भी है, हाँ तेरा भी है। अरे क्या बात है यार, ऊपर वाले ने क्या जोड़ी बनाई है। तो ऐसा वाला मामला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। वो राइट वाला बता दूं? हाँ चलो भाई सामने आ जा। तो अब तुम्हारे को बताता हूं, जैसे मैंने जो 25 और 11 गुण बताए हैं ना, 25 से में 11 डिफरेंट है, ये हाइपोथेटिकल नंबर है, मुझे नहीं पता इतने होते हैं, लेकिन हाँ जितना कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में जितनी सिमिलैरिटी मिलती है कंपाउंड्स के बीच में, उससे ज्यादा ही सिमिलैरिटी मिलती है इसमें। जैसे अगर कोई ऐसे ही पूछ दे, हाँ भाई आप कौन, मैं ब्यूटोइन, आप कौन, अरे मैं भी ब्यूटोइन, अरे क्या बात है, क्या फर्क है हम दोनों में? अरे ऐसे तो सिस है, मैं ट्रांस हूं, फिर कोई फर्क है क्या हम में? हाँ भाई कुछ गुण हमारे नहीं मिलते, हम क्या कहलाते हैं भाई? हम जैसे लोग आइसोमर कहलाते हैं। कौन से वाले? क्यों आया ये फर्क हमारे बीच में? क्योंकि हमारा एमएफ सेम है, एसएफ सेम है, बस स्पेस अरेंजमेंट अरे हमको समझे। अब ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होते हैं? ये ऑप्टिकल आइसोमर अगर जैसे मैं किसी भी दो इंसान को देखूंगा, ट्विंस बोल दूंगा, ट्विंस होने के लिए क्या कंडीशंस है? स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 100% सेम हो, थोड़े से डिफरेंस होते हैं। एक ट्विंस ऐसा होता है पढ़ता है, एक होता है नहीं पढ़ता, एक स्टूडेंट अच्छा होता है, एक नहीं होता, समझ रहे हो? तो किसी को भी ट्विंस नहीं कहा जा सकता। तो आप किसी को भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कह सकते, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं ना, मान लो कोई दो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर कहला रहे हैं, तो तुम्हें पता है उनमें कितने गुण कॉमन होंगे? अगर टोटल गुण 36 है ना, तो इनके 35 गुण कॉमन होंगे। 35 गुण सेम, कौन सा गुण डिफरेंस है भाई? ऊपर वाले ने क्या ऐसी गलती कर दी, तुम्हारे को एक गुण डिफरेंट दे दिया। अब जो भी दे दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत सिमिलैरिटी होती है। वो इसी वजह से आई है क्योंकि इनमें स्पेस अरेंजमेंट अलग है। तो दो ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर है, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है, इतनी सारी कि तुम देखोगे तो पता भी नहीं लगा पाओगे कि ये अलग अलग है, ससुर सेम जैसे दिख रहे हैं। दरअसल पूछता हूं, ये देख सी के अराउंड यहाँ एफ लिखा, यहाँ सी एल, यहाँ बी आर, यहाँ आई, ये वाला कंपाउंड और एक ये वाला कंपाउंड, तुम तो साफ सीधा कह दोगे दोनों सेम है, आगे पीछे बच तू अच्छा मॉडल और ये बन गया, तुम तो कह दोगे दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। ये एक ऑप्टिकल आइसोमर है, ये एक है, अरे बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन ये है क्या अलग। अरे भाई ऊपर वाले ने क्या ऐसी गलती कर दी जो तुम अलग हो गए? कुछ तो अलग प्रॉपर्टी दी होगी तभी तो अलग कहला रहे हो। ऐसी क्या चीज हो गई जो तुम्हारे में अलग है? तो ऑप्टिकल आइसोमर एक चीज के प्रति अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। वो बिहेवियर किस चीज के प्रति है? बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दोबारा सुनो, ऊपर वाले ने के सारे गुण सेम दिए, कौन सा डिफरेंट दे दिया? तो जो डिफरेंट गुण है वो कौन सा गुण है? बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब तुम कहोगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ठीक है, तो जो हमारी ये नॉर्मल लाइट होती है ना, जो ये ऊपर ट्यूब लाइट से आ रही है, ये लाइट कुछ ऐसी होती है कि इस लाइट की जो ऑसिलेशंस होती हैं वो हर डायरेक्शन में होती है। कैसी? ऐसी ऐसी भी, ऐसी ऐसी भी, ऐसी ऐसी भी, और इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स differ
in behavior towards plane polarized, क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अब हम पीपीएल बोलेंगे। क्या? पीपीएल। पीपीएल, समझ गए? पहले इसे लिखो जल्दी से। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर डिफर करते हैं बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। तो पीपीएल में क्या बिहेवियर डिफरेंस है इनका, ठीक है? मैं आपको ये बता देता हूं, ये सच में ऑप्टिकल आइसोमर है और तुम्हें लग रहा होगा कि ये सेम है लेकिन ये अलग है। अब ये कंपाउंड मैंने लिया, पानी में घोल दिया, ये कंपाउंड लिया और पानी में घोल दिया तो सॉल्यूशन बन गया इसका। और ये भी लिया, इसको भी पानी में घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया इसका। चलो वो दोनों सॉल्यूशन को साइड में रख लेना भाई, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका, मतलब है हमारे पास दो डब्बों में दो सॉल्यूशन है। तो एक हमारी होती है ऑर्डिनरी लाइट, क्या होती है? एक स्पेलिंग होगी ना ऑर्डिनरी की। ऑर्डिनरी लाइट को फिलहाल मैं OL बोल दूंगा। तो ऑर्डिनरी लाइट ऐसी होती है जिसकी जो ऑसिलेशन होती है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में होती है। बोलो अरे बोलो। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस वाली जिंदगी। क्या भैया? आम जिंदगी में आपका मूड इधर उधर घूमता रहता है और ये सीधा और हाँ बत्ती जल जाती है यहाँ पर। ठीक है भैया, एक ही काम करना है। तो मेरे भाई ओए मेरी बात सुन, लेकिन ऑर्डिनरी लाइट पीपीएल में कन्वर्ट कब होती है? वो कन्वर्ट होती है निकोल प्रिज्म में से पास होने के बाद। कौन सा प्रिज्म गाइस? निकोल प्रिज्म में से पास होने के बाद। अब ये पीपीएल आपने बना ली। अब आप पीपीएल को एक बार एक ऑप्टिकल आइसोमर में से पास करो। अरे भाई आपने इसका सॉल्यूशन बना लिया था ना, तो मान लो आपने सॉल्यूशन किसका बना लिया? इस वाले का। इसका? अरे बोल भाई, इसका सॉल्यूशन बनाया है। तो ये पीपीएल जब यहां से पास होगी तो सपोज राइट में रोटेट करती है। कहां? राइट में रोटेट कर गई। मान ले जो थीटा है कितना है? 30 डिग्री है। तो अगर इस वाले ने 30 डिग्री राइट में रोटेट करा है ना, तो वो वाला पता है किसमें करेगा? हाँ, वो वाला किसमें करेगा? लेफ्ट में। ठीक है, तो लोगों ने इस कंपाउंड से पूछा, एक बात बता, जब तुम सारी बातें सेम कहा करते थे तो तुम यहां पे आके अलग क्यों हो गए? इन्होंने कहा सिर्फ इसी वजह से हम अलग कहलाते हैं। अगर हमारा ये बिहेवियर भी सेम होता तो हम सेम कंपाउंड हो जाते, तो ऑप्टिकल आइसोमर का कभी जन्म ही नहीं होता। नहीं आई बात समझ? मेरी बात दोबारा बात सुनो तसल्ली से। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर एक कंपाउंड राइट में रोटेट कर रहा है बाय 30 डिग्री और बाय से 50 डिग्री, तो अगले वाला किस में करेगा? लेफ्ट में रोटेट करेगा बाय द सेम एंगल जिसपे पहले वाले ने किया था। ओके, यही बिहेवियर है व्हिच इज डिफरेंस। ऑप्टिकल आइसोमर्स कहां डिफर करते हैं? दुनिया की सारी बातें सेम बोला करते थे, सारी। ठीक है भाई, कहां डिफरेंस आया? डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक आइसोमर अगर राइट में कर रहा है तो दूसरा कहां करेगा? समझ रहे हो? तो ऐसा लोगों ने कहा यार तुम्हारी सही जोड़ी है वैसे। अरे इतना डिफरेंस तो किसी भी जोड़ी में आता ही है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? सारे गुण सेम हो जाएंगे तो फिर पता नहीं होते हैं नहीं होते, इनके तो नहीं होते। तो यहाँ भी पीपीएल अलग, और ये मैंने इनका लिक्विड सॉल्यूशन बनाया है। अरे यूरिक पाउडर डाल के रख नहीं दिया भाई, लिक्विड सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पे लाइट कहाँ मूव कर रही है? लेफ्ट में। ये अगर 30 था तो ये भी कितना है? बस यही एक फर्क है। तो लोग भी कहेंगे धन्य हो भाई साहब, तुम हर जगह सेम थे, कहां डिफर हुए? बस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन में, एंगल में भी नहीं हुए। तो जो कंपाउंड पीपीएल को राइट में रोटेट करता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो मींस होता है राइट। अरे दाएं मुड़ने को क्या कहते हैं? ना तुम्हें कुछ नहीं पता, राइट मुड़ने को दाएं बोलते हैं। समझ रहे?
तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो मीन्स क्या होता है? राइट। और इस वाले को क्या बोलते हैं? लेवो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है गाइस, अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी को मैं स्मॉल डी से शो कर देता हूं या फिर प्लस से शो कर देता हूं, और इसको स्मॉल एल से या फिर माइनस से। कैपिटल डी नहीं, कैपिटल एल लिख भाई जल्दी से। अब जैसा कि आपने ये देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमर राइट में रोटेट करता है और एक कहां करता है? लेफ्ट में। ये बात आपको समझ आ गई? तो अब कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, ये बात कैसे पता लगाएंगे? तो अब हम मूव करते हैं उस टॉपिक पे कि भाई कैसे पता लगाएं कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर नहीं है। ये सारा लिख लो, इसको अब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है भैया? तो बच्चों आप लोग कहां ध्यान देंगे? सबसे पहली जो चीज आपको करा रहा हूं वो है कायरल कार्बन। क्या है भाई? कायरल। इसका नाम चायरल नहीं है, चिरल नहीं है, किरल नहीं है, क्या नाम है इसका? कायरल। कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है सबसे पहले आपको ये बताता हूं। ये कार्बन है, अगर इस कार्बन पे 4 ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, मान लो यहाँ पर X लगा है, यहाँ Y लगा है, यहाँ Z लगा है, अगर यहाँ दोबारा X लग गया तो क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों पे सेम ग्रुप लग गए? तो चारों में से अगर कोई भी ग्रुप सेम हो जाता है किसी के साथ तो वो कायरल कार्बन नहीं है। अगर सारे ग्रुप अलग हैं तो ये क्या है? कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन क्या होता है? अ कार्बन अटैच्ड विद 4 different groups is called, क्या कहेंगे गाइस? कायरल कार्बन। कायरल। एक कोई लोचा यहां तक? कायरल कार्बन किसे कहते हैं? मुझे कोई मतलब नहीं है ये ग्रुप क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? अलग है तो कायरल कार्बन है, नहीं तो नहीं है। लिखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट आ जाओ गाइस। अब जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि कायरल कार्बन किस कार्बन को कहते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप अलग हो। ठीक है भैया? तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन है, जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल कायरल हो। कंफ्यूज? कुछ नहीं समझ आया? सुनो, मान लो एक इंसान अच्छा दिखता है, तो क्या जरूरी है वो इंसान भी अच्छा हो? दोबारा सुनो, अच्छा दिखना और अच्छे होने में फर्क है। तो वैसे ही किसी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन का होना और वो मॉलिक्यूल पूरा कायरल होना अलग अलग बात है। अच्छा दिख रहा है, अच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कायरल कार्बन है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। अगर कंपाउंड पे कायरल कार्बन है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा कंपाउंड या पूरा मॉलिक्यूल भी क्या हो? कायरल। ये बात आई समझ में? नहीं आई? तो यहां पर ध्यान दो। फॉर अ कंपाउंड टू बी कायरल, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव कायरल। अरे बोल दे भैया, किसी कंपाउंड का अगर कायरल होना है तो क्या जरूरी है कि उसमें कायरल कार्बन होगा तभी होगा वो? इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ। क्या चीज होगी कि मैं उसे कायरल मॉलिक्यूल बोलूंगा? फॉर अ कंपाउंड टू बी कायरल, यहां पर लिखो, लिखो फॉर अ कंपाउंड टू बी। इसमें सेम ग्रुप भी हो सकता है। क्या? सेम ग्रुप भी हो सकता है कायरल मॉलिक्यूल में। मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया, बाद में बात करेंगे उसको। ठीक है? फॉर अ कंपाउंड टू बी कायरल, फॉर अ कंपाउंड टू बी कायरल,
necessary condition is to not have plane of symmetry. क्या guys? plane of अरे भौंको plane of symmetry नहीं होनी चाहिए. is to not have plane of symmetry. मेरी बात दोबारा सुन लो भैया, पहले समझ लो, लिख बाद में लेना. कंपाउंड को कायरल होने के लिए क्या उसके पास कायरल कार्बन होना जरूरी है? नहीं. अरे बोलते नहीं. कायरल कार्बन है या नहीं है? वो कंपाउंड कायरल हो, अरे अच्छे दिख रहे हो नहीं दिख रहे, अच्छे हो सकते हो, ठीक है. क्या चीज जरूरी है फॉर अ कंपाउंड टू बी? नेसेसरी कंडीशन क्या है? इज टू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री. नाउ द गाइस, व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि आप उस चीज को ऐसे काट दो तलवार से या चाकू से और वो दो इक्वल हाफ में बट जाए. अच्छा, प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है दो इक्वल हाफ में बट जाए. क्या मेरे अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बोलो. अरे भौंक भाई, नहीं है. अगर तू ऐसे काटेगा तो नहीं है भाई, सर ऊपर हो गया पैर नीचे हो गया, समझ रहे हो. लेकिन अगर कोई ऐसे काट दे तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ क्या है? अरे बोलो, सेम है ना. तो मेरे में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मैं कायरल नहीं हूं. और अगर मैं कायरल नहीं हूं मॉलिक्यूल तो मैं ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हूं. अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हूं तो मतलब मैं एक ही कंपाउंड हूं. मतलब जो भी हूं मैं ऑप्टिकल आइसोमर तो मेरा नहीं होगा. अरे पेन लेने ये सारी बातें तो मैं घंटा कुछ नहीं समझ आया, छोड़ दो, इरेज कर दो जो मैंने भी बोला. मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझाई. किसी चीज को इक्वल हाफ में काटे और लेफ्ट और राइट हाफ क्या हो जाए, उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होगी तो कंपाउंड कायरल नहीं होगा. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो कंपाउंड कायरल होगा. और अगर कंपाउंड कायरल है तो ही ऑप्टिकल एक्टिव है. तो मैं यही बात यहाँ पर लिखवा रहा हूँ. देखो अगर कंपाउंड कायरली एक्टिव नहीं, मतलब कायरल, सुन मैं बता रहा हूँ. इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं POS लिख दूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री. इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट then compound is आयरन मॉलिक्यूल not chiral. क्या बोल दे? प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है, अबे नहीं होनी चाहिए ना. हाँ. तो if plane of symmetry is present then compound is not chiral. If plane of symmetry is absent then compound is अरे बोल दे भाई. ये बात समझ गए या नहीं समझे? जल्दी लिखो इसको.